ये बात है 25 अक्टूबर 1999 की और लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह के करीब 8:30 बजे है। प्रो गोल्फ प्लेयर पैन स्टीवर्ट अपने कुछ क्लोज बिजनेस एसोसिएट के साथ डेरेस जा रहे थे। पैन स्टीवर्ट गोल्फ की दुनिया के सबसे कलरफुल कैरेक्टर में से एक थे। 42 साल की उम्र में स्टीवर्ट गेम में वापसी कर रहे थे। उन्होंने कुछ ही दिन पहले यूएस ओपन जीता था, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पायलट्स के अलावा प्लेन में उनके साथ 3 और भी लोग। सुबह 9:19 पर लीयरजेट ने टेक ऑफ किया। क्रू ने जैक्सनविल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। कंट्रोलर ने जेट को 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए ऑर्डर दिया। ये जेट जनरली बाकी कमर्शियल एयरलाइन से ज्यादा ऊंचा उड़ते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर हवा हल्की होती है, जिससे लीयरजेट फ्यूल की बचत करता है। फ्लाइट प्लान के मुताबिक एरोप्लेन नॉर्थ वेस्ट में क्रॉस सिटी फ्लोरिडा की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद वो वेस्ट में मुड़कर सीधे डेरेस की ओर बढ़ेगा। टेक ऑफ की 14 मिनट बाद लीयरजेट ने 120 किलोमीटर की उड़ान भर ली थी। अब वक्त था प्लेन का कंट्रोल एक नई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हाथ में देने का। अब पायलट को अगले कंट्रोलर से बात करने के लिए अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 2 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पायलट का कोई भी रिस्पांस नहीं आया। एटीसी को लगा कि उन्होंने अभी टेक ऑफ किया है, तो शायद वो रेडी हो रहे होंगे। प्रॉब्लम तो तब बढ़ गई जब फ्लाइट 39,000 फीट की ऊंचाई से भी और ज्यादा ऊपर उड़ने लगा। लीयरजेट 39,000 फीट की अपने आखिरी ऊंचाई पर लगभग पहुंच चुका था। जब वो 39,000 फीट की ऊपर की उड़ान भरने लगी, तो एटीसी समझ चुका था कि हो न हो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसी वक्त उसी एरिया में मौजूद दूसरी पायलट भी लीयरजेट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पैन स्टीवर्ट के प्लेन को ओरलैंडो से निकले 20 मिनट हो चुके थे। वो क्रॉस सिटी की तरफ बढ़ रहा था और कंट्रोलर दिल दाबकर उसे देख रहे थे। वो सही रास्ते पर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से कंट्रोलर को लगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इसके इमरजेंसी के बारे में नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को फौरन बताया गया। जैसे ही एयर कंट्रोल सिस्टम को ये बात समझ में आई कि एयरक्राफ्ट मुसीबत में है, वैसे ही अगले कदम के बारे में सोचा जाने लगा। या तो उसे हाईजैक किया गया, या कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, या क्रू कुछ कर नहीं पा रहे। इसके बाद कंट्रोलर ने लीयरजेट का पता लगाने के लिए F-16 फाइटर को काम पर लगा दिया। हालात और बिगड़ते जा रहे थे। उड़ान भर चुका ये प्लेन करीब 1 घंटे से किसी की कांटेक्ट में नहीं था और बहुत जल्द वो मेम्फिस जैसे ज्यादा आबादी वाले इलाके से गुजरने वाला था। एनटीएसबी को सबसे पहले ये अंदाजा लगाना था कि लीयरजेट में जितना फ्यूल है, उतने में वो और कितने दूर जा सकते हैं। अपने रूटीन फ्लाइट पर जा रहा एक छोटा सा प्राइवेट जेट अब एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका था। एक लीयरजेट की अपने रास्ते भटक जाने की खबर पूरी कंट्री में आग की तरह फैल चुकी थी। कंट्रोलर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा, और उधर F-16 फाइटर ने हवा में मटकती हुई इस प्लेन को ढूंढ निकाला था। प्लेन को ढूंढने के बाद F-16 फाइटर को ये पता लगाना था कि आखिर प्लेन में हो क्या रहा है। नजदीक जाने पर F-16 फाइटर को ये पता लगा कि उसमें कोई फेनल मिसिंग नहीं था, कोई गैस लीकेज नहीं हो रही थी और न ही कोई फ्यूल लीक हो रहा था। F-16 पायलट किसी भी हाल में लीयरजेट से कम्युनिकेट करना चाहते थे। एनटीएसबी इन्वेस्टिगेटर ने पायलट को बताया कि क्या तो कॉकपिट में कुछ देख सकते हो, तो F-16 पायलट ने कहा कि मैं पास जाने की कोशिश करता हूँ। और फिर F-16 पायलट ने एनटीएसबी इन्वेस्टिगेटर को एक ऐसी बात बताई जिसने सबको सोचने पर मजबूर किया। कोई मोमेंट नहीं, विंडोज पर बर्फ जमी हुई है। एनटीएसबी को जब भी ये रिपोर्ट मिली कि विंडोज पर बर्फ जमी हुई है और अंदर पूरा अंधेरा है, तो सब सोच में पड़ गए। जो लोग अंदर है वो अगर होश में होते तो वो अंदर जमी बर्फ को निकालने की कोशिश करते ताकि वो बाहर कुछ देख सके, लेकिन ऐसा कुछ होता हुए दिखाई नहीं दे रहा था। विंडोज के ऊपर जमी हुई बर्फ कॉकपिट कैबिन में छाया अंधेरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि क्रू शायद अब जिंदा नहीं रहे। लीयरजेट अब पूरी तरह किस्मत के भरोसे था। पैसेंजर और क्रू की बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब बस प्रॉब्लम ये था कि प्लेन कहाँ गिरेगा। लगभग 4 घंटे हवा में रहने के बाद लीयरजेट अब एबेगडन साउथ डकोटा की तरफ बढ़ने लगा। कैलकुलेशन के मुताबिक जेट का फ्यूल लगभग खत्म हो गया था। 12:10 पर प्लेन की एक इंजन ने धोखा दे दिया और वो एक तरफ मुड़ने लगा। लीयरजेट, जिसमें पैन स्टीवर्ट और 5 और लोग मौजूद थे, अब नीचे गिर रहा था। F-16 ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन
बादलों में प्लेन कहीं खो गया और वो रडार से भी नीचे आ गया था। और फिर पैंस टिबेट का लेटजेट साउथ डकोटा की एक सूखी खेत में गिरा जिसमें कोई नहीं बच पाया। 800 किलोमीटर पर हॉर की रफ्तार से टकराने के बाद प्लेन टूटा ही नहीं बल्कि पूरी तरह चकनाचूर हो गया था और जमीन के अंदर घुस गया था। क्रैश साइट पर इन्वेस्टिगेटर जमीन को खोद कर सबूत जुटाने में लगे हुए। उन्हें अब कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डर का पता लगाना था और कुछ वक्त के बाद इन्वेस्टिगेटर को वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया। ये प्लेन का एक इकलौता वॉइस रिकॉर्डिंग था। इन्वेस्टिगेटर को सीबीआर बहुत बुरी हालत में मिला था। सीबीआर की रिकॉर्डिंग ने आखिरी 30 मिनट की आवाज सुनाई, लेकिन इसको सुनते वक्त इन्वेस्टिगेटर को एक बहुत ही परेशान करने वाली बात समझ आ रहा। प्लेन में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और ये बहुत ज्यादा डरावना था, लेकिन कुछ और आवाजें जरूर थी जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर को कुछ क्लू मिल गए थे। इन्वेस्टिगेटर को कॉकपिट में वार्निंग और बेजर जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी और उसमें से एक साउंड केबिक एल्टीट्यूड वार्निंग था। और फिर इन्वेस्टिगेटर को ये समझ आई कि हो न हो ये प्रेशर एक्सीडेंट जैसा कुछ मामला है। एल्टीट्यूड जितना ज्यादा होता है एयर प्रेशर उतना ही कम होता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर की हवा इतनी हल्की होती है कि जरूरी है कि केबिन एयर प्रेशराइज रहे ताकि पायलट और पैसेंजर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सके। अब इन्वेस्टिगेटर को ये बात समझ में नहीं आई कि केबिन एल्टीट्यूड हॉर्न पूरे 30 मिनट तक बजता रहा आखिर के कुछ सेकंड्स को छोड़कर। तो सवाल ही उठा है कि पैंस टिबेट की लेटजेट ने इतने जरूरी केबिन प्रेशर आखिर कैसे खो दी और इमरजेंसी अलार्म इस एक्सीडेंट को क्यों नहीं रोक पाए। फ्लो कंट्रोल वाल्व इस बात का ख्याल रखते हैं कि इंजन से केबिन में कितने एयर जाएंगे। इसमें गड़बड़ी से डीप्रेशराइजेशन होता है। इन्वेस्टिगेटर ने हाई पावर माइक्रोस्कोप से वाल्व को एग्जामिन किया और उन्हें बहुत जरूरी बात पता चली। मेटल में छोटे छोटे खरोचे थे। विटनेस मार्क से ये पता चल चुका था कि जब एयर टॉप के ग्राउंड पर जोरदार टक्कर हुई तब वॉल बंद पड़ा हुआ था। वॉल को सेट करना टेक ऑफ से पहले का एक रूटीन काम है। अब या तो वॉल टूट गया था या क्रू उसे सेट करना भूल गए थे। कुछ ऐसा हुआ है जिससे केबिन एयर वॉल्व बंद हुआ था, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये ह्यूमन एरर था या कोई मैकेनिकल फेलियर था। फिर प्लेन से जुड़ी एक और अजीब बात सामने आई। लेटजेट में इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी। प्रेशर की कमी जिस किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन ऑक्सीजन मास्क की वजह से क्रू प्लेन की लैंड करने तक तो सांस ले ही सकता था। इन्वेस्टिगेटर ने ये पता लगा ही लिया था कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन थी और क्रू उसका इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन अब सवाल ये था कि उन्होंने इस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को यूज क्यों नहीं किया। इन्वेस्टिगेटर के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता जा रहा था कि क्रू के साथ हुए आखिरी रेडियो कॉल के बाद लेटजेट प्लेन में आखिर हुआ क्या था और उन्हें लगा शायद प्लेन की सिमुलेशन से बात बन सकती है। इन्वेस्टिगेटर ने वैसे ही चेकलिस्ट फाइंडर को स्कैन किया जिसे लेटजेट पायलट्स ने यूज किया था। केबिन प्रेशर में बनवाती कमी जाने के दौरान इन्वेस्टिगेटर को एक चौंकाने वाली बात पता चली। इमरजेंसी चेकलिस्ट में पहला ऑप्शन ऑक्सीजन मास्क पहना होना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। चेकलिस्ट के कुछ शुरुआती वर्ड काफी कंफ्यूज करने वाले थे। इन्वेस्टिगेटर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि चेकलिस्ट के हिसाब से पहले आप प्रेशराइजेशन की प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करेंगे और अगर आप इसे फिक्स ना कर पाए तो इसके बाद आप ऑक्सीजन मास्क पहनेंगे। हालांकि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए था कि आप ऑक्सीजन मास्क पहने। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर ने एक थ्योरी बनाई जिससे ये पता चला कि लेटजेट में आखिर क्या गड़बड़ी हुई थी। इन्वेस्टिगेटर को लगा कि 24,000 फीट तक सब कुछ ठीक, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिससे प्लेन में प्रेशर कम होने लगा और क्रू ने फौरन चेकलिस्ट उठाई और ट्रबल शूट करना शुरू किया। जैसे उन्होंने चेकलिस्ट को उठाया, उसे पढ़ा और उसे पढ़कर कंफ्यूज हो गए और तब तक ऑक्सीजन मास्क बस ऐसे ही पड़े रहे। और अगर आपको सही टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत भी हो सकती है। और फिर इन्वेस्टिगेटर को ये बात पता चल सकी कि असल में लेटजेट की चेकलिस्ट ही क्रू को ले डूबी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर इस बात का पता कभी नहीं लगा पाए कि प्लेन का प्रेशर किस वजह से कम हो। वजह कोई भी हो, लेकिन अगर क्रू सही वक्त पर मास्क पहन लेता तो उन्हें बचाया जा सकता था। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद NTSB ने एविएशन की चेकलिस्ट में कुछ जरूरी बदलाव की सलाह दी। इसके बाद दुनिया की हर एयरलाइन ने अपने चेकलिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन ऑक्सीजन मास्क रखा।